ओके, सो एवरीवन अपने आ चुके हैं चैप्टर 5 ऑफ आवर बिजनेस इकोनॉमिक्स बिजनेस साइकिल्स। अगर आप लोग मुझे बोलो कि कौन सा बॉर्डर लाइन चैप्टर है जो माइक्रो और मैक्रो को कनेक्ट करता है, सो इट इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स। दिस टॉपिक समहाउ मार्क्स द एंड ऑफ योर माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन एंड द बिगिनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन। ठीक है, ऑल राइट। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट इज द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक सर? इसका वेटेज क्या है, क्या मार्क्स एक्सपेक्टेड है इस टॉपिक से? इफ आई वेयर टू कमेंट ऑन दिस इन 100 marks पेपर, आई एम एक्सपेक्टिंग एनीवेयर अराउंड 3 to 5 marks फ्रॉम दिस चैप्टर। क्यों? क्योंकि चैप्टर इज रिलेटिवली शॉर्ट। क्या आप एमसीक्यूज करवाओगे? डेफिनेटली आज ही करवा देगा, बट कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है इस टॉपिक का, चांसेस है कि आप बहुत इजीली आंसर लिख पाओगे। ठीक है ना? एक चीज और मैं बताता हूं, बिजनेस साइकिल्स जो है इसके अंदर ना बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स का नाम आने वाला है। कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। सो आज के डिस्कशन में मैं क्या करने वाला हूं, आई विल ऑल्सो मेक यू राइट द इकोनॉमिस्ट और वो कौन सा कॉन्सेप्ट दुनिया में लाया। इससे क्या होगा कि आपके पास एक रेडी रेफरेंस तैयार रहेगा एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने को। ठीक है, तो सर शुरू करते हैं बातचीत को विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज बिजनेस साइकिल। व्हाट इज बिजनेस साइकिल? ठीक है ना? एवरीवन पे अटेंशन। आज कोविड आया था अभी 4 से 5 साल पहले। 4 से 5 साल पहले जब कोविड आया था, मेजॉरिटी बिजनेसेस डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाएं, नीचे की तरफ गए, एकदम बॉटम हिट किए, कुछ बंद हो गए। और वहीं पर सरप्राइजिंगली कुछ बिजनेसेस जोर से ऊपर भागा। पेटीएम जो नीचे गिरा, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, होटल्स, ये लोग एकदम जोर से नीचे गिरा। जो जोर से ऊपर भागा वो कौन था? मैंने आप लोगों को बता दिया। जो जोर से ऊपर भागा इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस, दोज वेयर आपका पेटीएम एंड दोज ऑनलाइन बिजनेसेस। बिजनेस साइकिल हमें बताता है कि एक बिजनेस का मल्टीपल फेजेस होता है या इंडस्ट्री का मल्टीपल फेजेस होता है। समझते चलो बात को, लिखने का प्रक्रिया करते रहना। A business, an organization or an industry has to go through multiple phases. बिजनेस साइकिल उन फेजेस का नाम है। एग्जाम्पल, एक समय आया जब बिजनेसेस एक्सपैंड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। एक समय आया जब बिजनेसेस एक्सपैंड कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। बात समझिएगा, अपने पिक को अचीव किए और फिर बिजनेसेस गिरना शुरू कर दिए। सो मच सो कि बिजनेसेस एकदम बॉटम लेवल को हिट कर दिया। दिस पीरियोडिक और रिदमिक, रिदमिक मतलब इन अ रिदम of expansion and contraction of businesses due to several factors, both internal and external, is called business cycle. So what is business cycle? अगर कोई पूछता है तो मैं बोलूंगा changes in the aggregate economic activity. Question is what is business cycle? Business cycle क्या है sir? So my answer is changes in the aggregate level of economic activity. Changes in the aggregate level of economic activity. I repeat, changes in the aggregate level of economic activity. That is the rise in economic activities, the fall in economic activities is termed as business cycle. अब देखो ना, कोविड के पहले बिजनेसेस अच्छा कर रहे थे मेजॉरिटी, कोविड आने से बिजनेसेस गिरे। अच्छा, और कोविड के पहले कुछ बिजनेसेस खराब कर रहे थे, कोविड आने से वो बिजनेसेस बेटर हुआ। पेटीएम का मैंने एग्जांपल ले लिया, या जितने भी ऑनलाइन पेमेंट के या ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, सब पेटीएम के या सब कोविड के पहले नीचे थे, कोविड आया और ठक करके ऊपर भागे। सैनिटाइजर्स भी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज this alternate expansion and contraction in the aggregate level of economic activity is called business cycle. Alternate expansion and contraction. Expansion मतलब जब economic activity बढ़ रहा है। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया सर, we did not understand what do you mean by aggregate economic activity. So friends,
Aggregate economic activity means the level of employment, the level of production, the level of consumption, the level of income, the level of spending. All this is aggregate economic activity. So आप लोगों को नोट्स बनाना है कि बिजनेस साइकिल क्या है, लिख लो. द ऑल्टरनेट, everybody, the alternate expansion and contraction, the alternate expansion and contraction, the alternate expansion and contraction, the alternate expansion and contraction in the aggregate level of economic activity, the alternate expansion and contraction in the aggregate level of economic activity, the alternate expansion and contraction in the aggregate level of economic activity is termed as business cycle. Is termed as business cycle. The alternate expansion and contraction in the aggregate level of economic activity is termed as business cycle. ठीक है, is termed as business cycle. अभी दोस्तों पहले ऑफलाइन वालों क्लियर है क्या ये भाई? ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या? प्लीज कंफर्म. यहां तक क्लियर है? समझ आया क्या? चमका क्या? ऑनलाइन वालों मेक श्योर यू ऑल कंफर्म with a thumbs up or an audio response, whatever it is. Okay, ठीक है. दीपशिका, वी आर वेटिंग फॉर यू. मेक श्योर कि क्लास में रिस्पॉन्ड करें आप. ओके, क्लियर है ना? तो मेक श्योर यू आइदर टाइप इट इन द चैट और रिप्लाई वाया ऑडियो. ओके, ओनली देन वी विल प्रोसीड. तो खैर कंटिन्यू करते हैं बातचीत को. एक क्वेश्चन आया बच्चे का जो ऑफलाइन में अटेंड कर रहा है, हर्ष का, कि सर ये एग्रीगेट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बोले, इस बात के ऊपर और प्रकाश डालिए, इसके ऊपर और बात कीजिए. कमेंट ऑन दिस. एग्रीगेट लेवल, एग्रीगेट मतलब टोटल, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हर्ष आप कंसिडर कर लीजिए. जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप देख सकते हो सबको कंसिडर कर लीजिए. सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है सर? इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन हो रहा है, इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट है लोगों के पास, जो बिजनेसेस है वो ओवर प्रोड्यूस कर रही है, अंडर प्रोड्यूस कर रही है, चल क्या रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग एग्जैक्टली बोलते हैं बिजनेस साइकिल. ठीक है. बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड साइकिल. लिख लेना एक बार. बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड साइकिल. ठीक है क्या? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, वी हैव रिटन दिस. अभी सर बिजनेस साइकिल के मल्टीपल फेजेस होते हैं. मेनली हम लोग 4 फेजेस के बारे में बात करते हैं जो मेरे इस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को दिख रहा होगा. Okay, there are 4 major phases to the business cycle. Number 1, as you can see on your screens, is the expansion phase. एक्सपेंशन, यस यू हर्ड इट करेक्ट. एक्सपेंशन फेज दोस्तों वो फेज है जहां जीडीपी बढ़ रहा है, यानी कि इनकम बढ़ रहा है. अभी के लिए जीडीपी का मतलब आप समझिए ना, नेशनल इनकम. नेशनल इनकम वाली चैप्टर में तो मैं इलेबोरेट कर ही दूंगा. अभी के लिए आप जीडीपी का मतलब नेशनल इनकम समझिए. खैर पॉइंट पे आता हूं मैं. एक्सपेंशन फेज सबसे पहले क्या आता है आपका? एक्सपेंशन फेज. सबसे पहले क्या आता है आपका? एक्सपेंशन फेज, जहां पे बिजनेस एक्टिविटीज और बिजनेस का जो लेवल है, जिस लेवल पर बिजनेसेस काम कर रही हैं ना, दिस लेवल एलिवेट्स, द लेवल राइजेस, इनकम राइजेस, लोगों को जॉब्स ज्यादा मिल रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीज्ड, आउटपुट इज इंक्रीज्ड. फ्रेंड्स दैट इज योर एक्सपेंशन फेज. फ्रेंड्स दैट इज योर एक्सपेंशन फेज. What is the peak phase, sir? Sir, peak phase का क्या मतलब होता है? Peak phase, friends, the meaning of peak phase is that the businesses have reached their topmost level. Peak phase means that the businesses have reached their
topmost level means economic activity has stopped here. Economic activity has stopped here means it cannot rise any further. That is peak phase. What is contraction phase, sir? Businesses का level, economic activity का level गिरता है. That is contraction phase. What is the trough phase? Business hits the bottom line. Business hits the bottom line. Businesses don't rise beyond it. This is the bottom-most phase. This is the bottom-most phase. Contraction में क्या होता है? लेवल ऑफ इनकम बिजनेसेस का कम होने लग जाता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स कम होने लग जाता है, आउटपुट लेवल्स कम होने लग जाता है. That is your contraction phase. That is your contraction phase. And finally trough. ट्रफ मतलब ही लोएस्ट बॉटम. इससे नीचे नहीं हो सकता. अब इसके बाद रिकवरी होगा. क्या होगा? रिकवरी होगा. सो देयर आर 4 फेजेस. यस, रिकवरी ही एक्सपेंशन है. यस 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 यस, एक्सपेंशन इज रिकवरी एंड रिकवरी इज एक्सपेंशन. So everyone, there are 4 phases of business cycles. If they ask you, acha, by the way, they may ask you, what is recession? What is recession? This contraction is only recession. So contraction में bracket में लिख देना recession. This contraction में bracket में लिख देना recession. This contraction is only recession. And when you hit the lowest bottom, friends, that is the trough, it is called as depression. It's called as depression. सो यस, देर आर 4 फेजेस. मैं आपको बता देता हूं. एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहां बढ़ता है? एक्सपेंशन में. कहां अपना मैक्सिमम पे पहुंचता है? पीक पे. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या? मतलब सोसाइटी में लेवल ऑफ नेशनल इनकम है ना. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब पीपल माइट गेट कंफ्यूज्ड, सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट मींस एग्रीगेट लेवल ऑफ इनकम. It means aggregate level of income, aggregate level of employment, aggregate level of output, aggregate level of, हाँ ठीक है ना, इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, आउटपुट हो गया. ठीक है, दिस इज इनफ टू क्लियर द मीनिंग. दिस इज व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स. So it represents aggregate level of income, it shows the aggregate level of employment, it shows the output level, it shows the output level. हाँ, ओके सर. सो फ्रेंड्स, आइए एक एक करके इसका नाम पढ़ लेते हैं, है ना. The business cycle or the periodic booms and slumps in economic activities reflect the upward and downward movements, right? There are 4 phases and these are, as I told you all, guys, expansion. It is also called boom or upswing. Upswing because आप ऊपर की तरफ भाग रहे हो. Upswing मतलब आप ऊपर की तरफ भाग रहे हो. Peak, peak को भी boom बोलते हैं. Peak को भी boom बोलते हैं और prosperity बोलते हैं. Peak period is the topmost period. Peak is the boom period or prosperity period. हाँ, एक क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में कि साहब एग्जाम में आ गया बूम इज ऑल्सो कॉल्ड. अब एक्सपेंशन भी लिखा है भैया और पिक भी लिखा है. सर व्हाट विल बी आंसर? मेरा आंसर है, इस केस में ना इंस्टीट्यूट विल गिव यू बोथ द ऑप्शंस, बोथ ए एंड बी, है ना. तो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है ना. इंस्टीट्यूट विल नॉट डू समथिंग दैट आप लोग कंफ्यूज हो. ट्रफ इज द डिप्रेशन फेज एंड कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द रिसेशन फेज. रिसेशन का मतलब क्या हो रहा है? चीजें गिर रही हैं, चीजें गिर रही हैं, थिंग्स आर फॉलिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गेटिंग पुअरर. इकोनॉमिक एक्टिविटीज खराब होते जा रही हैं, नौकरियां जा रही हैं. और डिप्रेशन मतलब इससे खराब और कुछ भी नहीं हो सकता. आप अपने लोएस्ट बॉटम को, आप मतलब इकोनॉमी अपने लोएस्ट बॉटम को हिट कर चुका है.
यहाँ पे जो अपने टीम में होंगे तो कुछ भी अपना जो भी बन रहा है या जो अपना प्रोड्यूस करे वो एकदम सही लेवल पे पहुंच जाएगा। हाँ, पीक, ये है पीक इन दैट फेज, फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड देन डिप्रेशन, यू हिट द बॉटम एंड उसके बाद आप वापस राइज करना शुरू करते हो। और अब जो पीक आता है वो जनरली पहले वाले पीक से बेटर होता है। मीनिंग, इसीलिए आपको ये कर्व देखना पड़ेगा इसके लिए, इस बात को समझने के लिए ये कर्व देखिए। पहले जो पीक आया था और अब जो पीक आया है वो पहले वाले पीक से बेटर आया है। सो ओवरऑल में इकॉनमी यही ट्रेंड दिखाती है। इसको कैसे देख सकते हो आप? स्टॉक मार्केट्स में निफ्टी या सेंसेक्स को पिक कीजिए, उनका निफ्टी या सेंसेक्स का वैल्यू को आप देखिए। लास्ट 50 साल में गिरा है क्या? नहीं। आई मीन लास्ट 20 साल में गिरा है क्या? नहीं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट शोज एन अपवर्ड ट्रेंड। राइट सर, इट इज क्लियर टू अस नाउ everybody. Now before we move into the further discussion, now we move on to the further discussion. Before we do that, है ना, there are indicators हाउ। सर इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन चल रहा है, योर क्वेश्चन इज इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन चल रहा है सर, हाउ डू आई नो इट? इकोनॉमी में कोई भी फ्लक्चुएशन चल रहा है सर, ये हमें पता कैसे चलेगा? इकोनॉमी में कोई भी फ्लक्चुएशन चल रहा है, हमें पता कैसे चलेगा? यू हैव टू लुक एट द इंडिकेटर्स। लिखो क्वेश्चन, हाउ डू वी नो अबाउट द फ्लक्चुएशंस? लिखो क्वेश्चन, हाउ डू वी नो अबाउट द फ्लक्चुएशंस? हाउ डू वी नो अबाउट द फ्लक्चुएशंस? हाउ डू वी नो अबाउट द फ्लक्चुएशन? मतलब इकोनॉमी में बदलाव आ रहा है, देर इज आइदर एक पीक, देर इज डिप्रेशन, देर इज रिसेशन, एनीथिंग एज सच इज देयर। सर पता कैसे चलेगा? द आंसर टू दिस इज, कोई भी बदलाव इकोनॉमी में आ रहा है, आंसर इज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सर अब कितने तरीके के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं? कुल मिलाकर तीन, कुल मिलाकर तीन, कुल मिलाकर तीन, कुल मिलाकर तीन, तीन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर, तीन इंडिकेटर्स होते हैं। सर ये पढ़ाने से पहले ना एक रिक्वेस्ट करें हम लोग? अच्छा ठीक है करो। सर एक बार अपना पूरा रिवाइज करवा देते, अभी तक तो अच्छा नहीं होता। ओके सॉरी, फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पहले सुन लो आप लोग बात को, अब सुन लो अभी तक हम लोग क्या किए हैं और अब आगे समझना। टॉपिक का नाम चल रहा है बिजनेस साइकिल्स। द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज बिजनेस साइकिल्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट आर बिजनेस साइकिल्स? आंसर, the alternate expansion and contraction in the level of economic activity. The alternate expansion and contraction in the level of economic activity. The alternate expansion and contraction in the level of economic activity. The alternate expansion and contraction in the level of economic activity. This is business cycle. सर बिजनेस साइकिल के कितने फेजेस होते हैं? चार फेजेस होते हैं, चार फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के। ये देख लो आप लोग, बिजनेस साइकिल के कितने फेजेस होते हैं सर? ये रहा, मैं इधर आ जाता हूं एक बार लेके आपको। सर बिजनेस साइकिल के चार फेजेस होते हैं, चार फेजेस होते हैं। बिजनेस साइकिल के चार फेजेस होते हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, जिसे हम लोग डिप्रेशन भी बोलते हैं। ट्रफ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन भी बोलते हैं। एवरीवन, ट्रफ पीरियड को हम लोग डिप्रेशन पीरियड भी बोलते हैं। ट्रफ पीरियड को हम लोग डिप्रेशन पीरियड भी बोलते हैं। सो ट्रफ और डिप्रेशन। अभी इसको याद रखने का एक तरीका बता देता हूं, आप लोगों को याद रह जाएगा, ठीक है कि नहीं है? एग्रीगेट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फोर फेजेस, फोर फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल को हर्ष आप कंपेयर कर सकते हो अपने रिलेशनशिप का चार फेजेस से। एक्सपेंशन फेज, यहां हर्षित उस कन्या को कन्विंस कर रहा है, दोस्ती हो रही है। पीक फेज, यहां पे उस सुंदर कन्या ने हर्ष को हां कर दिया है। कॉन्ट्रैक्शन, झगड़ा शुरू हो गया है। और लास्ट में ट्रफ, ब्रेकअप, डिप्रेशन, ये है ट्रफ फेज। यही है चार फेजेस एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी का। जो ये रिलेशन का मैंने आपको चार फेजेस बताया, इसी को आप लोग लगा दो इकोनॉमी में। अगर इकोनॉमी की कॉन्टेक्स्ट में आप लगा के देखोगे तो यू विल फाइंड आउट एक्सपेंशन, पीक,
कॉन्ट्रैक्शन और ट्रफ, ये 4 फेजेस आपको निकल कर आएंगे। ठीक है सर। एक्सपेंशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ता है, पीक में टॉप मोस्ट पहुंचता है, कॉन्ट्रैक्शन में गिरता है और ट्रफ में बर्बाद हो जाता है, एकदम नीचे चले जाते हो। ठीक है, ये अभी तक मैंने पढ़ाया है। ऑफलाइन क्लियर है? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले दोस्त, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन टिल हियर। ओके। हाँ, बूम का मतलब होता है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऊपर जाना, स्लम का मतलब होता है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे जाना। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू का बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जाम में आता ही आता है। टर्निंग पॉइंट्स किसको बोलते हैं? याद रखना, पिक को एंड ट्रफ को टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि देखो, पिक के बाद नीचे गिरने लग गए और ट्रफ के बाद ऊपर चढ़ने लग गए। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, पिक एंड ट्रफ आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स। पिक एंड ट्रफ आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स। पिक एंड ट्रफ आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट्स। ठीक है सर, ये बातचीत क्लियर है? राइट सर। सो एवरीवन प्लीज हैव अ लुक केयरफुली, है ना। इसमें दोस्तों हमने आपको 4 बातें बताई हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ और डिप्रेशन। राइट, ट्रफ और डिप्रेशन। नाउ वी मूव टू इंडिकेटर्स। आप लोगों को देखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो बदलाव आ रही है, आपको अगर वो देखना है, सो दोस्तों 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर देखना होगा आप लोगों को। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर्स, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर्स, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर्स। इकोनॉमी में, सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमी में कोई भी बदलाव हो रही है, उसके लिए आपको 3 इंडिकेटर देखना पड़ेगा, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर और कोइंसिडेंट इंडिकेटर। 3 इंडिकेटर आपको देखना होगा इकोनॉमी में कोई भी बदलाव हो रहा है उसको चेक करने के लिए। लीडिंग इंडिकेटर, ये इंडिकेटर वो इवेंट होने के पहले कुछ बदलाव होता है, उसे कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर, इवेंट हो गया, इकोनॉमी नीचे चला गया, उसके बाद इनमें बदलाव आता है। कोइंसिडेंट इंडिकेटर, इकोनॉमी में जो बदलाव हो रही है उसके साथ साथ इन फैक्टर्स में भी बदलाव होता है। सर समझ नहीं आया? आइए पहले आपको सरल भाषा में, जो आप समझते हो उस भाषा में समझाएं, उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स की भाषा का इस्तेमाल करूंगा। राइट, अभी इकोनॉमिक्स को साइड में रखते हैं। इकोनॉमिक्स को साइड में रखकर, इकोनॉमिक्स को साइड में रखकर तीनों इंडिकेटर समझते हैं, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स। दोस्तों, कोई भी इवेंट होने के पहले जो बदलाव दिखे उसे लीडिंग इंडिकेटर्स कहते हैं, उसे लीडिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। हर्ष का ब्रेकअप होने वाला है दोस्तों, यह है मेन इवेंट, पर उस इवेंट के होने से पहले हर्ष का कन्या के साथ झगड़ा शुरू हो चुका है, दैट इज लीडिंग इंडिकेटर। कुछ ऐसा होना जो उस इवेंट के होने के पहले ही चालू हो चुका है, यस और नो, इसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इंडिकेटर मतलब जो उस इवेंट के साथ साथ हो रहा है, जिस दिन हर्ष का बच्चे का ब्रेकअप हो रहा है उस दिन साथ साथ बहुत सारी बातें एक्सचेंज हो रही हैं, हाँ या ना। वो जो लैंग्वेज एक्सचेंज हो रहा है उस दिन, उस इवेंट ब्रेकअप के साथ साथ, उसे कहते हैं कोइंसिडेंट इंडिकेटर। और लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? ब्रेकअप हो चुका है, अब ब्रेकअप होने के अगले दिन तुम उसका गिफ्ट वापस करोगे, वो तुम्हारा गिफ्ट वापस करेगी, यस और नो हर्ष? हर्ष के आंख में आंसू आ रहा है दोस्तों, हाँ हर्ष, इसे कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। आया समझ में? वैसे ही अब देखो, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। वैसे ही डियर स्टूडेंट्स, अगर इकोनॉमी में बदलाव आ रहा है, 3 तरीके का बदलाव है। पहला, अच्छा मान लेते हैं, एक बार के लिए समझना, मान लेते हैं इकोनॉमी अभी बहुत ऊपर जाने वाली है, मतलब इकोनॉमी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा हुआ नहीं है, होने वाला है। ये आपको पहले ही दिख जाएगा। कैसे? कि कंपनियों का जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ने लग रहा है। अभी तक इकोनॉमी ऊपर नहीं भागा, बट स्टॉक प्राइस ऊपर बढ़ने लग रहा है। मार्केट में नया नया प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर आ रहा है, जो कंपनीज है उनका सेल्स का ऑर्डर आ गया है, यस और नो? इसका मतलब अच्छा होने वाला है,
लीडिंग इंडिकेटर। अच्छा हुआ नहीं अभी तक, होने वाला है, इकॉनमी ऊपर जाने वाला है, अभी तक गया नहीं है, पर ये सेल्स ऑर्डर आना, कंपनी का और लोगों को एम्प्लॉय करना, इस बात का इंडिकेटर है कि ये होने वाला है, हाँ या ना। लीडिंग इंडिकेटर। कोइंसिडेंट इंडिकेटर किसे कहते हैं? साथ साथ कंपनी अच्छा कर रही है, क्या कंट्री का नेशनल इनकम साथ साथ नहीं बढ़िया हो रहा है? क्या थोड़ा मोड़ा इन्फ्लेशन नहीं होगा? होगा। क्या साथ साथ में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा? होगा। तो मतलब कंट्री भी अच्छा कर रही है और साथ साथ अगर कुछ बदल रहा है, उन इंडिकेटर्स को कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स बोलते हैं। पर कंट्री का लेवल ऊपर जाने से पहले ही दोस्तों कुछ किसी चीजों में बदलाव आ जाए, उसे लीडिंग कहते हैं। और प्यारे दोस्तों, लैगिंग इंडिकेटर्स का मतलब होता है कंट्री अच्छा कर ली, कंट्री टॉप मोस्ट पे आ गई, उसके बाद आप क्या देखोगे? कंट्री अच्छा कर ली, उसके बाद आप देखोगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, कंपनियां जो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, लोग जो टैक्सेस भर रहे हैं वो ज्यादा है, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बेटर हो गया। यस और नो? ये सब चीजें कब देखने को मिलती है? इकोनॉमी के अच्छा हो जाने के बाद। इसे कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। तो हम लोगों को क्या इवेंट देखना है? इकोनॉमी का बदलाव। कुछ चीजें इकोनॉमी के बदलने से पहले बदल जाती हैं, उन्हें लीडिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। कुछ चीजें इकोनॉमी के बदलने के साथ साथ बदलती हैं, उन्हें कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स कहते हैं। और कुछ चीजें इकोनॉमी के बदल जाने के बाद बदलती हैं, उन्हें लैगिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। अब मैं 100% श्योर हूं हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा। ऑनलाइन वालों यस और नो? कम ऑन गाइस। ओके। यस सर। अगर डॉक्यूमेंट होगा बच्चा बच्चा बोल रहा है यहां अनएम्प्लॉयमेंट फिर क्यों लिखा है? अरे बाबू, मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें मैंने कंसिडर किया इकॉनमी अच्छा कर रही है। अगर इकॉनमी खराब करेगी तो खराब करने के बाद क्या होगा? खराब करने के बाद लोगों की नौकरियां जाएंगी। अरे बात समझिए ना आप लोग। समझ आ गए? फिर से एक बार सरल भाषा में आई एम एक्सप्लेनिंग बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, है ना। पहले हिंदी में, जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है, फिर इंग्लिश में जो इंग्लिश के लिए, है ना। क्योंकि साउथ के काफी बच्चे भी रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो इसलिए मैं इंग्लिश को भी यूज करूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी। पहले पहले हिंदी में बोलता हूं, है ना। दोस्तों, आपको इकोनॉमी में देखना एक्सपेंशन चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है या बूम चल रहा है, क्या चल रहा है? ये बाबू अगर आपको देखना है तो आपको कुछ इंडिकेटर्स को देखना पड़ेगा। जैसे आपको देखना पड़ेगा लीडिंग इंडिकेटर्स, है ना। लीडिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स का मतलब है ये वो इंडिकेटर्स हैं जो इकोनॉमी के बदलने के पहले बदल जाती है। मतलब ये एक अच्छा संकेत दे देती है या बुरा संकेत दे देती है, ठीक है कि नहीं। ये है लीडिंग इंडिकेटर। उदाहरण दूं, अपने लोग अगर गाड़ी से जा रहे होते हैं, बिल्ली रास्ता काट देती है, तो अपने को लगता है कुछ खराब होगा। इसे कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। कुछ खराब हुआ नहीं है, पर होने के पहले ही कुछ अंदेशा हो गया, दैट इज लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर मतलब कुछ हो जाने के बाद का नतीजा, उसे कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर। और इनमें बदलाव इवेंट के हो जाने के बाद होता है। मतलब इकोनॉमी में बदलाव हो गया, इकोनॉमी को ऊपर जाना था, चला गया, अब इन लोग में बदलाव होगा। आपको दिखेगा कि और कंपनियां और लोगों को काम दे रही हैं, ये होता है लैगिंग इंडिकेटर। और कोइंसिडेंट इंडिकेटर मतलब कंपनी अच्छा कर रही है, नेशनल इनकम साथ साथ बढ़ रहा है, ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर है। नाउ टू ट्रांसलेट दिस एंटायर स्टेटमेंट इनटू इंग्लिश फॉर अवर साउथ क्राउड in particular, not particularly for south but everyone who is more comfortable in English. Leading indicator reflects the changes in the economy before the actual changes in the economy. So the economy has not started showing any change, but before that some indicators start changing. For example, new orders start coming up, new order for the products start coming up, and then the economy changes. That is a leading indicator. Lagging indicator is the one where the change in the economy is has taken place already. Now some indicators are going to change after that event. Example, corporate profits. Say companies were not doing well, economy was not doing well. Later on you will realize that companies have reported losses, companies failed to pay taxes. That is a lagging indicator. And coincident indicators are, suppose economy is doing well. When the economy is doing well, taxes filed by the people, profits reported by corporates, all are going to rise. That is a coincident indicator that is going hand in hand with the economy. When some indicator shows the changes in economy in advance, it shows the changes in advance.
It shows leading indicator shows the changes in advance, must write. Lagging indicators shows the change later, that is after event. Changes reflected after the event has taken place. And changes with economy. So it is basically with, not before and after. It was before, lagging was after, and it was at the same time. Coincident is at the same time. I am 100% sure the depth with which I have tried to explain, it should be clear to everyone. Offline, is it clear? Online, come on guys, is it clear? Come on. The reason I'm emphasizing it again and again is that it is very important for you to know these concepts for your MCQs, right? Okay, great. Okay, great. Now, it is a practice of institute to ask questions from features, MCQs from features of business cycles. So I'll try to do that. Point number one, put the heading features of business cycle. Put the heading features of business cycle. Feature of business cycle. Number one. Number one. The brilliant point is business cycles occur periodically. Sir, what is it? Occurs periodically, but not with same regularity. But not with same regularity. Occurs periodically, but not with same regularity. सर समझ नहीं आया, लिखिए आप लोग, उसके बाद बताता हूं. But not with same regularity. राइट? अभी यहां पर सुनिए आप लोग. फ्रेंड्स, बात को सुनते चलिए. मम्मी को बोली कि पानी आ रहा है, मम्मी पानी चेक किया, चला गया, हो गया. मम्मी कब चेक किया? देखा अभी घंटा पहले बात है. मम्मी का हाँ, ये अभी 20 मिनट पहले पानी चेक किया. हाँ, पानी आ रहा था, बोला स्लीप कर लगा. हाँ, वो बात हो गया. एग्जैक्ट करके सब के जाने सही ना, सही मिला कर लगा. बात कर लो मम्मी. सर इसका मतलब क्या है? Business cycles occur periodically, although they do not exhibit the same regularity. इसका मतलब क्या है सर? ऐसा है, इसका मतलब है इतिहास में हर बार ये हुआ है कि एक्सपेंशन फेज के बाद पीक आया है, फिर कॉन्ट्रैक्शन आया और फिर डिप्रेशन आया. हर बार हुआ है और ये पीरियोडिक है. मतलब इट विल ऑकर आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स. पीरियोडिकल का मतलब होता है विल रिपीट इटसेल्फ. मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि अभी सब अच्छा अच्छा चल रहा है तो नीचा नहीं आएगा, और नीचा नीचा चल रहा है तो ऊंचा नहीं आएगा. ये मत सोचना, ये भूल से मत सोच लेना. फ्रेंड्स, दिस ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज पीरियोडिकल. इसका मतलब ये है. सर फिर आप लिखवाए हो बट नॉट विथ सेम रेगुलरिटी. हाँ, इसका मतलब ये है कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कोविड जैसा डिप्रेशन जो आया था वो 5 साल पहले आया था, राइट? फ्रॉम टुडे. इसका मतलब ये नहीं है कि हर 5 साल में ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा. 1 साल में आ सकता है, 8 साल में आ सकता है, 100 साल में आ सकता है. आएगा जरूर, बट इसका टाइमिंग फिक्स्ड नहीं है. It is not like the sun rises in the east and sets in the west, and it is not like it will rise in the morning and set in the evening. ऐसा नहीं है. हर 12 घंटे में होने वाला इवेंट नहीं है. तो इसका आप टाइम नहीं एग्जैक्ट बता सकते. इतने देर के लिए एक्सपेंशन चलेगा, 3 महीने के लिए, हाँ 1 महीने के लिए डिप्रेशन चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इट्स नॉट रेगुलर. समझ आ गया सर? दिस इज व्हाट इज रिटन. सेल्डम, नेवर,
डिस्प्ले स्मूथनेस एंड रेगुलरिटी, मतलब उतने देर का हो एंड दे हैव द सेम इंटेंसिटी, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि लास्ट टाइम व्हेन कोविड केम इतना सीवियरली अफेक्ट किया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऑल्सो डिप्रेशन कम्स, बट इट माइट अफेक्ट मोर सीवियरली और इट माइट अफेक्ट लेस सीवियरली। यस, business cycles originate in free market economies, very important feature, write it down. Business cycles operate in free market economies, please write it down. Business cycles operate in free market economies, please write it down. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, सर व्हाट डज इट मीन? डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि जो फ्लक्चुएशंस होगा वो ऐसी इकोनॉमी में होगा जहां गवर्नमेंट कंट्रोल मिनिमम है। फ्री मार्केट मींस नो गवर्नमेंट कंट्रोल, प्लस डिस्टर्बेंस इन वन सेक्टर विल ट्रांसफर टू अनदर सेक्टर। मतलब कोई भी एक सेक्टर, मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर अफेक्ट हुआ, तो सिंस ऑटोमोबाइल सेक्टर इज अफेक्टेड, other sectors are also related to automobile sectors, they will also get impacted. This is called, they operate in free market economies. सर एग्जाम्पल, क्या आप एक एग्जाम्पल देंगे? बिल्कुल ले लो, ले लो, अभी एग्जाम्पल ले लेता हूं। Let's say friends, the automobile sector is impacted, right? And people have decided कि okay, now we will not purchase cars and buses and all, है ना? We will not purchase cars, we'll travel by public transport. इससे क्या होगा? कार्स का डिमांड गिरेगा, महिंद्रा एंड दिस टाटाज, ये लोग जितने लोगों को काम पे लगाए हैं, एम्प्लॉयमेंट इनका कम होगा। जब इनका एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इकोनॉमी में ये लोग जो परचेस करते थे सामान को, ये कम होगा, तो बाकी बिजनेसेस के प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा। जब बाकी बिजनेसेस के प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा, नेचुरली इंपैक्ट हुआ ना इकोनॉमी। सो एनीथिंग इन वन सेक्टर इज गोइंग टू अफेक्ट द अदर सेक्टर। पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा, सो एनीथिंग इन वन सेक्टर अफेक्ट्स द अदर सेक्टर्स। नेक्स्ट, हाँ, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ऑल्दो ऑल सेक्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल्स। तो जब कुछ खराब होता है इकोनॉमी में, जब कुछ खराब होता है इकोनॉमी में, तो सारे सेक्टर्स ही अफेक्ट होंगे। जब कुछ खराब होगा इकोनॉमी में, सो दोस्तों सारे सेक्टर्स ही अफेक्ट होंगे। जब कुछ खराब होगा इकोनॉमी में, तब दोस्तों सारे सेक्टर्स ही अफेक्ट होंगे। सुनते चलें प्लीज। बट कितना इंपैक्ट, कितना अफेक्ट होंगे, ये सेक्टर टू सेक्टर चेंज होते रहता है, ये सेक्टर टू सेक्टर चेंज होते रहता है, ये सेक्टर टू सेक्टर वेरी करता है। मतलब किसी को ज्यादा चोट लगेगा, किसी को कम चोट लगेगा, अफेक्ट सब सारे सेक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल, सम सेक्टर्स सच एज कैपिटल गुड्स ड्यूरेबल आर डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्टेड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको समझाता हूं। दो लोग हैं, एक बंदा है जो कोविड के टाइम पे, कोविड के पहले 10,000 रुपए का पान का दुकान लेके बैठा था। एक है बंदा जिसने 10 लाख रुपए की मशीनरी लगाई थी। कोविड आया, बिजनेसेस बंद हुए। ऑनलाइन वालों चैट में लिखकर बताओ, ज्यादा दर्द किसको हुआ, ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा? कॉमन सेंस इज कि वो 10 लाख रुपए जिसने इन्वेस्ट कर रखे थे मशीनों पर, वो मशीनें बेकार हो गई उसकी। कोविड के टाइम वो यूज नहीं कर सकेगा उन्हें। तो वो जो 10 लाख रुपया उसका इन्वेस्टेड है, उस पर अगर वो बैंक में पैसे रखता, इंटरेस्ट कमा पाता, वो 10,000 वाला भी कमा पाता, पर ज्यादा इंटरेस्ट का नुकसान किसका हुआ? 10 लाख वाले का, क्योंकि वो कोविड के टाइम कुछ नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से सम सेक्टर्स आर डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्टेड। मतलब कुछ सेक्टर्स पर इकोनॉमी में ज्यादा इंपैक्ट आता है, कुछ पर कम इंपैक्ट आता है। ओके, मूविंग ऑन। Business cycles are exceedingly complex phenomena. They do not have complex characteristics and causes. Meaning, जो कॉज है बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन का, वो वेरी कर सकता है। जैसे हम लोग कोविड का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कोविड की वजह से हमारे इकोनॉमी में लास्ट टाइम डिप्रेशन आया था। हाँ, उसके पहले कोई स्कैम हुआ तब आया था।
अमेरिका में जब ये लेमन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ था तब वो डिप्रेशन वाला सिनेरियो बना था। जर्मनी में वर्ल्ड वॉर के बाद ये बना था। तो किस वजह से आपकी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन आया, बदलाव आया, वो हर इकोनॉमी में, हर कंट्री में अलग अलग होता है। फ्रेंड्स, इज दिस क्लियर? कम ऑन एवरीवन, क्या ये बातें क्लियर हैं? बिना रीजन के और कंफर्मेशन के मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। राइट सर? राइट सर, राइट। ओके। बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस, यस, एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। फ्रेंड्स, एक बात बताइए, अपने कौन सी इकोनॉमी में रह रहे हैं, ओपन की क्लोज्ड? ओपन। व्हाट इज एन ओपन इकोनॉमी? वेयर वी हैव ट्रेड रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जहां दोस्तों हमारा ट्रेड का संबंध दुनिया की बाकी देशों से है। तो अब ऐसा है कि अगर इंडिया इंपैक्ट हुआ तो सिर्फ इंडिया तक वो दर्द नहीं रह जाएगा, वो दर्द बटेगा। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। अगर एक इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इंपैक्ट होती है, सब पे उसका असर दिखता है। आप देखो 2008 लेमन ब्रदर्स क्राइसिस जब अमेरिका में आया, पूरे वर्ल्ड में इंपैक्ट हुआ। 1939 यूएस, 1930s यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया, पढ़ना। ग्रेट डिप्रेशन का स्टोरी भी चलो आज बता दूंगा आपको। 1930s में आया था। आपको क्या लगता है 1930s में जो यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया उससे तकलीफ सिर्फ यूएस को हुआ? जर्मनी और जितनी कंट्रीज थी जिनका यूएस से ट्रेड रिलेशन था, सब इंपैक्ट हुई। क्योंकि यूएस से उन कंट्रीज में प्रोडक्ट नहीं जा रहा था, या यूएस से उन कंट्रीज में पेमेंट नहीं जा रहा था। सर, ग्रेट डिप्रेशन में हुआ क्या था वैसे, बताएंगे क्या आप? ठीक है, एक ब्रीफ आइडिया दे सकता हूं, ब्रीफ आइडिया जरूर दे देता हूं। ग्रेट डिप्रेशन आया, फ्रेंड्स, ग्रेट डिप्रेशन केम। नाउ फ्रेंड्स, व्हेन ग्रेट डिप्रेशन केम, हेलो फ्रेंड्स, व्हेन ग्रेट डिप्रेशन केम, friends when great depression came, friends when great depression came, it was in 1930s USA. But why? एक्चुअली क्या था, 1920s में ना अमेरिका के में बिजनेसेस बहुत अच्छा कर रही थी, सब प्रॉफिट्स कर रहे थे, लोगों के पास काम था, पैसा था, मतलब मजेदार, एवरीथिंग वाज गोइंग जिली जॉली विली नीली, एकदम सब बढ़िया चल रहा था। बट बट कुछ लोग थे जिनको स्टॉक मार्केट का समझ था, कुछ लोग थे जिनको स्टॉक मार्केट का कोई आइडिया नहीं था। हुआ क्या, स्टॉक मार्केट का कुछ लोगों को तो आइडिया था, वो लोग स्टॉक्स में लगाते थे पैसा, पैसा बढ़ता था, प्रॉफिट बनाते थे। अच्छा, जिनको कोई आइडिया नहीं है वो लोग बाकियों को देखकर स्टॉक मार्केट में अंधाधुंध पैसा डालते थे। अब सोच के देखो, एक स्टॉक जिसका कीमत 500 होना चाहिए, सब उसे खरीदना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सब खरीद रहे हैं। इससे ये 500 का स्टॉक का कीमत 5000 हो गया। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है, डिमांड बढ़ने से चीजों का दाम बढ़ता है। सप्लाई अगर लिमिटेड है, चीजों का डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई अगर लिमिटेड है, चीजों का डिमांड बढ़ रहा है, तो दाम भी तो बढ़ेगा ना। आप सोच के देखिए, आपके एरिया में एक इंसान है जिसके पास 2 ट्यूबलाइट्स है, और है ही नहीं उस एरिया में ट्यूबलाइट्स, सबको वो ट्यूबलाइट चाहिए, सभी को वो ट्यूबलाइट चाहिए, क्या होगा? कोई बोलेगा हम ट्यूबलाइट का 500 दे देगा, मेरे को दे दे, कोई बोलेगा 2000, कोई बोलेगा 5000। देखो, ट्यूबलाइट 500 का था पर उसका कीमत 5000 तक चला गया। क्यों? क्योंकि सप्लाई लिमिटेड था पर डिमांड अनलिमिटेड था। तो यूएस में भी यही हुआ। अब क्या हुआ, समझो अब क्या हुआ। जब ये इंपैक्ट आया दोस्तों, हेलो, जब दोस्तों ये इंपैक्ट आया कि इतना जोर से डिमांड बढ़ रहा है यूएस के स्टॉक्स का, और इतनी सारी चीजें हो रही हैं एक साथ में ना, तब 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 जब तक प्राइस बढ़ रहा था स्टॉक्स का, ठीक है, हुआ क्या, लोग अपने बैंक से पैसा निकाल के स्टॉक में डालने लगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या कंपनी जीवन भर उतना प्रॉफिट कर सकती है? नहीं। एक मोमेंट के बाद कंपनी का प्रॉफिट्स रुका, तब स्टॉक मार्केट धाए से नीचे गिरा, लोगों का पैसा तो बैंक में था ही नहीं, स्टॉक में था, स्टॉक का वैल्यू गिरा, सब के सब लॉस में गए। तब आया ग्रेट डिप्रेशन।
ये था स्टोरी ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। अच्छा सर, सर हमें ये बात समझ में आ गई। अभी फ्रेंड्स, बिजनेस साइकिल का कॉजेस क्या होता है ना, इंडिकेटर क्या होता है ये समझ में आ गया, फीचर्स क्या होता है ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। यहां ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को यहां पर दो तरीके के कॉजेज हाईलाइट कर रखे हैं। इंटरनल मतलब विद इन द कंपनी या विद इन द इकोनॉमी कुछ कॉजेस, और एक्सटर्नल मतलब इकोनॉमी के बाहर से कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इकोनॉमी इंपैक्ट पे आ रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी इंपैक्ट पे आ रही है, या जिसकी वजह से इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है। सो फ्रेंड्स, इंटरनल कॉजेज में नंबर वन है फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। नंबर वन इज फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। नंबर वन इज फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। नंबर वन इज फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड। सो दोस्तों ऐसा है कि डिमांड में फ्लक्चुएशन आता है फ्रेंड्स। देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन डिमांड, प्लीज पे अटेंशन। देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन डिमांड। व्हाई देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन डिमांड? Anything internal in the economy has happened. Government has changed. Internal fluctuation in investment, variation in government spending, macro policy of the government कि government is telling कि okay we are going to boost economic activities, हम लोग इकोनॉमी में और खर्चा करेंगे। गवर्नमेंट बोलती है हम लोग इकोनॉमी में और पैसा डालेंगे जिससे लोगों के हाथ में पैसा आए, या फिर गवर्नमेंट बोलती है नहीं हम लोगों के ऊपर टैक्सेस और डालेंगे जिससे लोगों के हाथ में कम पैसा बचे। इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां गवर्नमेंट अपने खर्चों के साथ खेल करता है। और एक्सटर्नल कॉजेज हो गया वॉर, टेक्नोलॉजी, बाहर से कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नेचुरल फैक्टर हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, कोई ऐसी कारण हो गई। अभी फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स आइए इनको हम लोग इन डेप्थ एनालाइज करते हैं। आइए, ये सब यहां लिखा हुआ है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझते चलना। अब आइए इकोनॉमिस्ट का नाम लिखना शुरू कीजिए। इकोनॉमिस्ट का नाम केन्स। डिमांड बदलने की वजह से, है ना, डिमांड बदलने की वजह से लोगों का जो डिमांड है, कंज्यूमर्स का जो डिमांड है उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बदलती है। यह बात केन्स ने कहा था। किसने कहा था? केन्स ने। तो केन्स लिख लो। केन्स के हिसाब से फ्लक्चुएशन, केन्स के हिसाब से फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड causes changes in economic activity, causes changes in economic activity. This was said by Keynes. प्लीज लिख लें, केन्स, जेएम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स। Fluctuation in aggregate demand causes the changes in economic activity. फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एक बात बताओ, अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, चाहे हमारे बिजनेसेस लगाएं या गवर्नमेंट कंट्री में इन्वेस्ट करे, तो लोगों का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों को जॉब्स मिलेगा ना। इन्वेस्टमेंट बढ़ना मतलब क्या? नए ब्रांचेस सेटअप होना, नई कंपनियां सेटअप होना, लोगों को जॉब्स मिलेगा। सो ऑफ कोर्स इट इज गुड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, एक होता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी और एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में पता है क्या होता है? गवर्नमेंट इंक्रीजेस मनी सप्लाई। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा करेगा तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का नाम लिखिए केन्स के बाद, हॉट्रे, HAWTREY।
हॉट्रे का मानना है, HWTREY, हॉट्रे का मानना है कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस या इकोनॉमिक साइकिल्स टेक प्लेस ड्यू टू चेंजेस इन मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टेक प्लेस ड्यू टू चेंजेस इन मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? ये मनी सप्लाई को दोस्तों कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हॉट्रे, HWTREY। मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब क्या है ना, इकोनॉमिक साइकिल्स टेक प्लेस ड्यू टू चेंजेस इन मनी सप्लाई, राइट? इकोनॉमिक नाउ सर ये एक्सप्लेन कीजिए मनी सप्लाई क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स कम कर दिया। जब आरबीआई ने लोन्स का रेट इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो लोग जो लोन सैंक्शन करवाएंगे वो बढ़ जाएगा। अगर लोगों का लोन का सैंक्शन बढ़ जाएगा तो लोगों का डिमांड, लोग लोन किस लिए यूज करते हैं? कुछ खरीदने के लिए। डिमांड बढ़ जाएगा तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। पर आरबीआई, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये केवल लोन्स का रेट को बढ़ा देता है तो लोग लोन सैंक्शन करवाना कम कर देंगे। जब लोग लोन ही कम ले रहे हैं तो इकोनॉमी में चीजों का डिमांड भी कम होगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम हो जाएगा। यस सर, वी डिड अंडरस्टैंड दिस। यस सर, वी डिड अंडरस्टैंड दिस। So this was as per Hottre. Psychological factors very important, right? Psychological factors very important, right? Okay, so here third economist, Pigo. Economic fluctuations take place. Economic fluctuations take place due to optimism or pessimism of people, और पेसिमिज्म ऑफ पीपल। सर ये बात नहीं समझ में आया हम लोगों को। समझ आएगा, पहले लिख तो लो फिर बताता हूं ना। हाँ, ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, PESSIMISM, पेसिमिज्म ऑफ पीपल। सर अब आप इसके बारे में हमें समझाइए। इकोनॉमी में कुछ नहीं हुआ, सब वैसे ही चल रहा है, सब चंगा सी, सब वैसा ही चल रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग एज इट शुड गो। ऑप्टिमिज्म मतलब when people are very positive, when people are very hopeful about something, and pessimism is when people are very negative about something. अब एक एग्जांपल देता हूं मैं। मुझे लगा यार कि इकोनॉमी में ना अभी फ्लैट का रेट बहुत जोर से भागेगा, तो मैं एक फ्लैट खरीद लिया। मैं खरीदा तो और भी लोग खरीद लिए, इससे सोसाइटी में इनकम और ये सब बढ़ेगा लोगों का। पर पेसिमिज्म, मुझे लगता है कि अभी बिजनेसेस ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे, लोगों के जो बिजनेसेस है ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे। हाँ, बिजनेसेस खराब करेंगे अभी, मुझे ऐसा लगता है। मैं पेसिमिस्टिक हूं, मतलब मुझे नेगेटिव लगता है, तो मैं बिजनेस की तरफ नहीं गया। और भी लोगों को ऐसा लगता है वो बिजनेस की तरफ नहीं गए। ओवरऑल में इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे गिर गया। रियल लाइफ में इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी बदलाव हुआ था क्या? नहीं। लोगों के लगने की वजह से कुछ हुआ, क्योंकि लोगों को लग रहा था बढ़ेगा तो उन्होंने ऐसा एक्शन लिया कि बढ़ गया। लोगों को लग रहा था कि गिरेगा तो उन्होंने ऐसा एक्शन लिया कि गिरेगा। स्टॉक मार्केट में और क्या होता है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होता है दाम बढ़ेगा तो वो खरीद रहे होते हैं। अब क्योंकि बहुत लोग खरीद रहे होते हैं और भी लोग खरीद रहे होते हैं, तो ओवरऑल में दाम क्या होता है? बिकॉज सभी खरीद रहे हैं तो बढ़ रहा है। बट बढ़ सच में क्यों रहा था? क्योंकि सबको लग रहा है कि बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल देता हूं ना, स्टॉक में एक शेयर का प्राइस है जो 50 का है, मुझे लगता है 100 पे जाएगा। मुझे लगता है, गया नहीं। मैंने शेयर खरीदा, मैंने अपने दोस्त को बताया, उसने भी खरीदा, तीसरे ने भी खरीदा, चौथे ने भी खरीदा, तो ओवरऑल इस शेयर का डिमांड बढ़ गया। अब क्योंकि डिमांड ही बढ़ गया इस शेयर का, तो ओवरऑल में दाम क्या होगा? बढ़ेगा ही, क्योंकि लोगों को कुछ लग रहा था कि होगा और वो हो गया। ये बात किया था पिगो ने। किसने किया था? पिगो ने। ऐसे पेपर जो डाली है, फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल जो सोचता है जो गिरेगा उस टाइम पे कितना लोग खरीद लेगा उस चीज को। सब चीज ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म की वजह से हो रहा है ना।
जिसको जो गिर रहा है उसको लग रहा है कि और नहीं गिरेगा, अब आगे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यही मैं बोल रहा हूं कि कोई भी बदलाव जो हो रहा है काफी बार ऐसा होता है क्योंकि लोगों को लग रहा है इसलिए हो रहा होता है, राइट नाउ। शम्पीटर, हाँ, इनोवेशन, ट्रेड साइकिल ऑकर्स बिकॉज ऑफ इनोवेशन, ये शम्पीटर ने कहा था, लिख लो। शम्पीटर, ये रहा स्पेलिंग, अगर आप लोग को लिखना है तो ये रहा शम्पीटर। ट्रेड साइकिल्स ऑकर बिकॉज ऑफ इनोवेशन, ट्रेड साइकिल्स ऑकर बिकॉज ऑफ इनोवेशन। शम्पीटर के मुताबिक ट्रेड साइकिल्स ऑकर बिकॉज ऑफ इनोवेशन, trade cycles occur because of innovation. So friends, as per Schumpeter, trade cycles occur because of what? Because of innovation. इनोवेशन की वजह से ट्रेड साइकिल्स ऑकर होते हैं। किसकी वजह से? इनोवेशन की वजह से। किसकी वजह से? इनोवेशन की वजह से ट्रेड साइकिल्स ऑकर होते हैं, राइट? बिकॉज कुछ नया मशीन आ गया, नया टेक्नोलॉजी आ गया, सो एवरीबडी स्टार्टेड दैट बिजनेस। इकोनॉमी में ऊपर का ट्रेंड देखने को मिल जाएगा, राइट? निकोलस कार्डर का मानना था बिजनेस साइकिल इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंट प्राइसेस। निकोलस कार्डर, business cycle is because of present prices. As per Nicholas Calder, business cycle is because of present prices. As per Nicholas Calder, business cycle is because of present prices. As per Nicholas Calder, business cycle is because of present prices. Right? So friends, these were some of the internal and external causes that influence business cycle. Now, सर अब आप क्या कराओगे? मैंने एमसीक्यूज ऑलरेडी दे रखा है आपको, उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए आइए एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। आपके पास ऑलरेडी है तो लिखने का जरूरत नहीं है, खाली सुनो और पार्टिसिपेट करो। बिजनेस साइकिल रेफर्स टू अप एंड डाउन इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, बात तो ठीक है। फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखो बात दोनों सही है, पर ज्यादा सही कौन है? मन से निकलना चाहिए बी, सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। सो एवरीवन, बी इज द करेक्ट आंसर। सी और डी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इंक्रीजिंग इंप्लॉयमेंट रेट या डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों तो होंगे नहीं। मूविंग ऑन, व्हेन डज एन इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑकर? इकोनॉमिक एक्सपेंशन कब होता है? जब राइज हो रहा है, बिटवीन द पीक एंड द ट्रफ। अच्छा, पीक यहां है, ट्रफ यहां है, ओहो, इस समय तो कॉन्ट्रैक्शन होता है ट्रफ पे। अच्छा, एट द पीक नहीं, बिटवीन द ट्रफ एंड द पीक, क्या ये ट्रफ है और ये पीक है और हम लोग राइज कर रहे हैं, तो ट्रफ है और पीक है और हम लोग राइज कर रहे हैं, तो हाँ, सही जवाब है बिटवीन द ट्रफ एंड द पीक। सही जवाब है बिटवीन द ट्रफ एंड द पीक। सही जवाब है दोस्तों बिटवीन द ट्रफ एंड द पीक। तो द करेक्ट आंसर एवरीबडी टू दिस इज 2D। कैसे समझा दो सर? टक टक, ये ट्रफ है, बॉटम पॉइंट, ये पीक है। अरे तो एक्सपेंशन कौन सा है? ये है ना येलो, ये है ना एक्सपेंशन। जी हाँ, तो बिटवीन द ट्रफ एंड द पीक। मूविंग ऑन, हाँ, थर्ड क्वेश्चन अच्छा है। इंक्रीजिंग प्रोस्पेरिटी एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ, अच्छा अच्छा हो रहा है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है। ये किसका है? किसका कैरेक्टरिस्टिक है? इंक्रीजिंग, कॉन्ट्रैक्शन में तो गिरता है, ट्रफ में तो बहुत ज्यादा गिर जाता है, एक्सपेंशन में। पर सर एक कंफ्यूजन है, पूछ ले, हम लोग पूछ ले, सर पीक में भी तो सब अच्छा होता है, तो आप पीक क्यों नहीं बोला? मैंने बोला क्योंकि पीक एक रुका हुआ पॉइंट है, यहां वर्ड है इंक्रीजिंग। अगर बोला होता टॉप मोस्ट पॉइंट, तब मैं पीक बोलता। पर इंक्रीजिंग फीलिंग आ रहा है कि अभी भी बढ़ रहा है, वो तो एक्सपेंशन की वजह से होगा ना, दैट इज वाई एक्सपेंशन इज द आंसर। मूविंग ऑन, द एंड ऑफ एक्सपेंशन, देखिए अब पूछा ना उस लैंग्वेज में, अब जबान अपना बदला ना कि एक्सपेंशन खत्म हो गया है, आगे पढ़ूंगा ही नहीं, पिक को बोलते हैं। मूविंग ऑन, हाँ, रिसेशन शुरू होने वाला है, ओहो, मतलब नीचे गिरने वाले हो, नीचे गिरने वाले हो, नीचे गिरने वाले हो,
द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन इज, दैट इज द क्वेश्चन, द बिगिनिंग ऑफ रिसेशन इज। अच्छा, हाँ, तो जो बिगिनिंग पॉइंट है रिसेशन का, चीजों के गिरने के पहले, रिसेशन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, पीक के पहले, पीक के बाद गिरता चालू होता है। A significant decline, हाँ, in the general economic activities, a significant decline in general over a period of time is recession, रिकवरी तो बिल्कुल नहीं। A significant decline, हाँ, देखिए सिग्निफिकेंट वर्ड लिखा है, खाली अगर बोलता ना डिक्लाइन, कंटिन्यूअस डिक्लाइन, अगर कंटिन्यूअस डिक्लाइन बोलता तो मैं बोलता कॉन्ट्रैक्शन, पर कंटिन्यूअस वर्ड यूज नहीं किया, सिग्निफिकेंट वर्ड है, तो लिख लेना रिसेशन, लिख लो। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन अगर आ जाए तो रिसेशन। पर सर रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन तो आप बोले एक होता है, हाँ, बट कुछ कुछ जगहों पर खुद इंस्टीट्यूट का ही मानना है कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जब हम लोग बोले तो रिसेशन मार्क करना, तो लिख लीजिए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन लिखाओ तो डैश देके अपने रिसेशन वर्ड यूज करेंगे। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन वर्ड लिखाओ तब अपने रिसेशन वर्ड डियर स्टूडेंट्स यूज करेंगे। हाँ, सिवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन इज, पढ़ना ही नहीं आगे हम लोग को, डिप्रेशन। सिवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन इज डिप्रेशन, लिख लीजिए सिवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन इज डिप्रेशन। खैर पता ही आप लोगों को। हाँ, द ट्रफ ऑफ अ बिजनेस साइकिल, ट्रफ मतलब लोएस्ट पॉइंट, ट्रफ मतलब लोएस्ट पॉइंट कब होता है? जब क्या अपने लोएस्ट पॉइंट पर हो? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने लोएस्ट पॉइंट पर हो। ये तीनों तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ही आ गए, तो मैं अलग से क्यों लिखने जाऊं डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, द लोएस्ट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल इज रेफर्ड टू एज ट्रफ। हाँ, पॉइंट 10। इवन विथ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सरकार ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, फिर भी उधार लोग नहीं ले रहे हैं, उधार का डिमांड कम हो रहा है, ऐसा तब होता है जब डिप्रेशन होता है। कि सरकार बोल रही है कि ले हम इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, अब तो लोन ले, अब तो लोन ले, पर लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं। ये तब होता है जब इतना लोग डर जाए कि लोन छूना ही नहीं है, कितना ही लालच दे दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इट इज इजी टू प्रेडिक्ट टर्निंग पॉइंट ना, इकोनॉमिक ग्रोज एंडलेसली, अरे इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली ना, कुछ भी सही नहीं लगा मेरे को तो, नथिंग इज ट्रू। सर चलिए थोड़ा सा अब नीचे से ऊपर जाके देखते हैं, क्या हम लोगों को याद है क्या? हाँ, इंटरनल कॉस्ट फॉर बिजनेस साइकिल, एवरीबडी, इंटरनल कॉस्ट फॉर बिजनेस साइकिल इज मनी सप्लाई। हाँ, वेदर आउट एक्सटर्नल है, टेक्नोलॉजी एक्सटर्नल है, वॉर्स एक्सटर्नल है, मनी सप्लाई इज इंटरनल। व्हाट इज द कॉस्ट फॉर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स क्यों बढ़ता है? सोसाइटी में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता तो लोग लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को लगता है प्रॉफिट होगा अगर इन्वेस्ट करें तो, नया इन्वेंशन आता है तब लोग इन्वेस्ट करते हैं। भाई सारा ही मेरे को सही लग रहा है। देखा, अब ये कोई पढ़ा नहीं सकता आपको, कॉमन सेंस ही बता सकता है आपको। अकॉर्डिंग टू केन्स लिखवाया हूं, चेक कर लो, इकोनॉमिस्ट का लिस्ट लिखा हुआ है तुम्हारे पास। केन्स में कहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लक्चुएशन होता है डिमांड की वजह से, लिखवाया हुआ है, चेक कर लो, केन्स नंबर 1 था, ड्यू टू एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, लिखाया हुआ है ना? यस सर। अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल्स ऑकर ड्यू टू इनोवेशन, शम्पीटर, शम्पीटर देख लीजिए, शम्पीटर के ऊपर इनोवेशन था। अब आप लोग को समझ आ रहा है मैंने क्यों वो नोट्स लिखवाया था? हाँ, इनमें से कौन सा कोइंसिडेंट इंडिकेटर नहीं है? देखो नॉट लिखा है, नॉट कोइंसिडेंट मतलब जो साथ साथ बदले, इसमें से कौन सा नहीं है? देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो साथ साथ बदलेगा, इन्फ्लेशन भी साथ साथ बदलेगा, सेल्स भी साथ साथ बदलेगा, पर ऑर्डर तो पहले आएगा, ऑर्डर तो लीडिंग है, ऑर्डर तो लीडिंग है, ऑर्डर तो लीडिंग इंडिकेटर है। सो दोस्तों, ये कुछ 15-20 एमसीक्यूज मैंने किए हैं, बाकी खुद ट्राई कीजिए। बिजनेस साइकिल्स का डिस्कशन भी हमारा इस टॉपिक के साथ खत्म होता है। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।